आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से एपराइट क्लाउड का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत इजीली एक ब्लॉग बना सकते हैं और उस ब्लॉग को हम लोग बनाएंगे Next.js 13 का इस्तेमाल करके। Next.js 13 अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और आज हम लोग एपराइट क्लाउड का इस्तेमाल करके जो हमारा बैकएंड है उसको भी बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। फ्रंट एंड Next.js 13 में, बैकएंड आसान करने के लिए एपराइट क्लाउड हम लोगों को सब कुछ प्रदान करेगा। चीजें बहुत आसान होंगी और हमारा आउटपुट एक बहुत ही बढ़िया ब्लॉग बनेगा। कैसे सब चीजों को करना है आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम लोग जल्दी से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में चलेंगे और मैं आप लोगों को जो सबसे पहली चीज़ सिखाना चाहता हूँ ना वो ये है कि यार एपराइट क्लाउड का इस्तेमाल करके आप लोगों की जो बैकएंड की टेंशन है वो एकदम साइड हो जाती है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, एपराइट क्लाउड पर साइन अप करना है। तो सिंपली मैं एपराइट क्लाउड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप साइन अप कर लेना, ठीक है। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं, बट आप जैसे ही साइन अप करते हो और उसके बाद एक अपना अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाती है वो है कि एक प्रोजेक्ट को बना लो। तो आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो एपराइट क्लाउड की सहायता से। और यहाँ पर मैं Next.js 13 का प्रयोग करने वाला हूँ क्योंकि ये जो सारे टूल्स हैं ना ये सब मिलकर आप लोगों को इतनी अच्छी एक्सपीरियंस देते हैं ना डेवलपमेंट की कि आपको सिर्फ वो करना है जो मैटर करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा, मैं चैट जीपीटी खोलूँगा। और चैट जीपीटी मैं क्यों खोलूँगा, क्योंकि चैट जीपीटी मुझे सबसे सही चीज़ लगती है जब कंटेंट जनरेशन की बात आती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुझे जनरेट करनी है, जैसे कि मेटा डिस्क्रिप्शन, मुझे कुछ भी करना है, चैट जीपीटी आपका साइड में अगर नहीं खुला हुआ है तो आप अपनी एफिशिएंसी को गिरा रहे हो, ठीक है। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रखूँगा हंटिंग कोडर, ठीक है। मैं इसका नाम हंटिंग कोडर रखूँगा। हंटिंग कोडर जो है वो हमारा एक ब्लॉग है, इसका नाम मैंने दे दिया प्रोजेक्ट का हंटिंग कोडर। और इसके बाद मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद एपराइट क्लाउड मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। अब एपराइट क्लाउड की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये पूरा बैकएंड सॉल्यूशन है। आप लोग यहाँ पर वेब ऐप से कनेक्ट कर सकते हो, आप फ्लटर ऐप से कनेक्ट कर सकते हो, इसी बैकएंड को, इनकी सेम बैकएंड। जिस तरह से MongoDB में होता है कि डेटाबेस, उसके अंदर कलेक्शन और कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी तरह एपराइट क्लाउड भी आप लोगों को फील देने के लिए, सिमिलर फील देने के लिए यही चीज़ करता है कि यार सबसे पहले प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर आपकी डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर आपकी कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर वेब ऐप पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं एक वेब ऐप बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं हंटिंग कोडर रखूँगा इस वेब ऐप का और यहाँ पर होस्ट नेम का नाम मैं रखूँगा लोकल होस्ट। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका बैकएंड अगर आप चाहते हो लोकल होस्ट से एक्सेस करना तो लोकल होस्ट लिखो, वरना आप कुछ डोमेन्स हैं जैसे कि versal.app, netlify.app, gitpod.io, ये आप ऐड कर सकते हो। अब ये ऐड करना ज़रूरी क्यों है, आप नहीं चाहोगे कि किसी भी डोमेन से आपका बैकएंड जो है वो एक्सेस हो जाए, नहीं चाहोगे ना किसी भी फ्रंट एंड से जो कि किसी भी डोमेन में है वहाँ से आपकी ऐप को कोई एक्सेस कर रहा है, तो आप अलाउ करोगे, आप बताओगे कहाँ कहाँ से आपका ये बैकएंड, क्योंकि आपका बैकएंड है, कहाँ कहाँ से एक्सेस हो सकता है। अगर ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आई तो आप बने रहो वीडियो में, आगे मैं आप लोगों को और डिटेल में इस चीज़ को बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि एपराइट को इंस्टॉल कर लो और उसके बाद क्लाइंट को इम्पोर्ट करके काम चालू कर दो, ठीक है। लेकिन कहाँ npm इंस्टॉल एपराइट करें, तो हम बनाएंगे Next.js 13 प्रोजेक्ट। हालांकि आप किसी भी तरह के Node.js प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक्सप्रेस यूज़ करना चाहते हैं तो एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, आप जैसे भी मन चाहे एपराइट क्लाउड से अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। ये वीडियो एक पर्टिकुलर यूज़ केस को हाईलाइट करने के लिए मैंने बनाया, मैं आपको एक ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा एपराइट की सहायता से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ वो करूँगा Next.js 13 ऐप और मैं गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा, इनफैक्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगा। अगर Node.js आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है कर लो यार, ठीक है, कर लो। फिर यहाँ पर एक npx का कमांड है, इसको चलाना होता है और कहाँ चलाना होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा ये जो फोल्डर है कोड प्लेग्राउंड नाम का, इसके अंदर मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक नया टर्मिनल यहाँ पर खोल लूँगा और मैं ये npx वाला जो कमांड है ये रन कर दूँगा। अब आप कहोगे कि यार ये कोड प्लेग्राउंड के में क्यों किया टर्मिनल खोल के, क्योंकि जो फोल्डर बनेगा, जो मेरी ऐप बनेगी वो इस फोल्डर के अंदर बनेगी। तो मैं इसका नाम दूंगा हंटिंग कोडर ऐप राइट, ठीक है। मैं एंटर करूंगा। टाइपस्क्रिप्ट यूज़ अभी नहीं करना चाहता फिलहाल के लिए, टेलविंड CSS को येस करूंगा, SRC को नो करूंगा। मैं जो भी ये डिफ़ॉल्ट दे रहा है वो सब एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर जो है मेन चीज़ पर फोकस कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वेट करते हैं और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीटली बनने का, और जितनी देर में ये बन रहा है ना उतनी देर में हम क्या करेंगे कि
यहाँ पर इसके फोल्डर को लोकेट करेंगे जो कि यहाँ पर है, आप देखो हंटिंग कोडर ऐप राइट। और मैं डेफिनेटली इसमें टर्मिनल खोलकर इसको VS कोड में खोलना चाहूँगा। VS कोड में खोलने के लिए आप यहाँ तो कोड डॉट लिख सकते हो, यहाँ पर टर्मिनल खोल के या इसको ड्रैग कर दो, सीधा VS कोड में खुल जाता है। ये टर्मिनल बंद कर दूंगा, VS कोड मैंने खोल लिया और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी बन चुका है, यहाँ पर सक्सेस लिख कर आ गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि जो Next.js 13 है वो काफ़ी चेंज होकर आया है। इसमें अब ऐप डायरेक्टरी होती है। ऐप डायरेक्टरी का क्या मतलब है कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर आप लोग page.js नाम से होम पेज बना सकते हो और जो जो फोल्डर बनाओगे वो आपके रूट्स होंगे। जैसे कि मैंने अबाउट नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने page.js बनाया, तो वो जो page.js होगा वो /about पे जब मैं जाऊँगा तब खुलेगा। ये सब मैं एक्शन में आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, तो टेंशन मत लेना। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा वो कमांड, ये वाला नहीं था, वो था एक चीज़ और करूँगा यार मैं, कि ना मैं ये वाला जो हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप 2 में लेकर जाऊंगा इसको मैं कन्वीनियंस पर्पज़ के लिए करता हूँ कि फिर मैं विंडोज़ की दबाकर एरो कीज से ऐसे कर सकता हूँ और ये मुझे काफ़ी सही लगता है। और अगर आप लोग मैक में हैं या मैक लेने वाले हैं तो यार मैं बता रहा हूँ बहुत कन्वीनियंट होता है। मैक एक ऐसी चीज़ है, मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, सॉरी अबाउट दैट। मैकबुक एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं सिर्फ लैपटॉप पर लेके कोडिंग कर सकता हूँ, जो उसका ट्रैक पैड है उसके साथ। मैं ये कभी भी नहीं कर पाया विंडोज़ लैपटॉप में, तो मैं इस चीज़ के भी मैं मैक को जो है काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। बट ये वीडियो मैक के बारे में भी नहीं है, तो हम चीज़ों पे फोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ऐप राइट पर आते हैं वापस। तो यहाँ पर हमसे कहा गया था कि यार ऐप राइट का पैकेज इंस्टॉल कर लो। जो ऐप राइट टीम है उसने ये पैकेज बनाया है और इस पैकेज को इस तरह से बनाया कि आप कम से कम काम करें, आपकी कम से कम मेहनत लगे और सारे काम आपको होकर मिल जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि एक क्लाइंट है, इसको इंपोर्ट कर लो आप। अब ये क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट इस लाइन को कॉपी करके page.js में हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये क्या है, कैसे काम करती है, ये मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करने के बाद इसको भी कॉपी कर लीजिए, एक क्लाइंट बना लीजिए। अब आप कहोगे ये क्या चल रहा है, कॉपी पेस्ट क्यों मारे जा रहे हो हैरी भाई, बताओ भी तो ये क्या है। ये हमारी प्रोजेक्ट की आईडी है, हमारी यूनिक प्रोजेक्ट आईडी, और ये कोड हमें ऐपराइट ने दिया है, कहा है कि एक क्लाइंट बना लो। क्लाइंट क्या है अभी के लिए भूल जाओ, बस इंपोर्ट करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ठीक है, आप रेडी टू गो हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है। टेक मी टू माय डैशबोर्ड, मैं अपने डैशबोर्ड में जाना चाहता हूँ हंटिंग कोडर के। तो आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, दोबारा समराइज कर रहा हूँ, आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं ऐपराइट में। हंटिंग कोडर इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने बनाया हुआ है अपने ऐपराइट के डैशबोर्ड में, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर आप देखो ये हंटिंग कोडर, और यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म ऐड कर सकता हूँ, यानी कि कल मैंने अगर हंटिंग कोडर की फ्लटर ऐप बनाने की प्लानिंग करी तो मैं फ्लटर ऐप बना सकता हूँ हंटिंग कोडर की। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पर फोकस करूँगा डेटाबेसेस पर। एक डेटाबेस बनाऊंगा और इस डेटाबेस का नाम रखूँगा ब्लॉग पोस्ट्स। इसके अंदर मेरे सारे हंटिंग कोडर के ब्लॉग पोस्ट रहेंगे और ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस होने वाला है। सो लेट्स क्रिएट दिस डेटाबेस। और इस डेटाबेस के अंदर मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर मैं कलेक्शन का नाम रख देता हूँ ब्लॉग्स। ये आपकी चॉइस है, जिस तरह से आप MongoDB में, SQL में अपने पसंद के नाम का डेटाबेस या फिर टेबल बना सकते हैं। यहाँ भी मैंने वही किया, अपने पसंद के नाम का यहाँ पर टेबल बना लिया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, इसमें आप एक डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि यार आपको अपना एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। और अगर आपको दिक्कत है तो ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे रखा है यहीं पर। ऐपराइट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्प्रूव हो गई है। पहले में भी मैंने यूज़ किया इसको, लेकिन अभी तो इसको फील करना एकदम मक्खन की तरह फील होता है कि यार चीज़ें सब कुछ यहाँ पर दी हुई हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या है कि यार आपके डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्रिएट करते हैं क्या एट्रीब्यूट। सबसे पहले तो मेरे डेटाबेस में, मेरी इस कलेक्शन में जो कि ब्लॉग है, यानी कि जो मेरा डॉक्यूमेंट बनने वाला है, उसमें क्या होगा, मेरे ब्लॉग का टाइटल होगा और वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। तो एट्रीब्यूट टाइप विल बी स्ट्रिंग, ठीक है। साइज़ कितना होगा इसका, मैं 100 एक स्टैंडर्ड साइज़ लेकर चलता हूँ 100 कैरेक्टर्स का। येस इट विल बी रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। क्रिएट कर देता हूँ, तो एक टाइटल क्रिएट हो गया। फिर मैं एक और चीज़ जो ऐड करना चाहता हूँ वो होगा कंटेंट, ठीक है। कंटेंट विल बी अ स्ट्रिंग, और मैं इस स्ट्रिंग का साइज़ करना चाहूँगा 5000 कैरेक्टर्स, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा भी कर दूँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 15000 कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा कंटेंट होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड किया, क्रिएट कर दिया। इसके बाद एक चीज़ और मैं करूँगा और वो होगा स्लग, जिससे मैं इस ब्लॉग पोस्ट को पुल करूँगा। स्लग विल बी अ स्ट्रिंग, साइज विल बी से 60, या मैं 100 का एक स्टैंडर्ड साइज लेकर चलता हूँ ताकि कम ना पड़े। या स्लग विल बी रिक्वायर्ड, डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि स्लग से ही तो पुल करूँगा मैं अपने ब्लॉग पोस्ट को। इसके बाद
और कोई चीज़ मेरे दिमाग में आ नहीं रही है बट एक इमेज का यूआरएल, मे बी ब्लॉग से रिलेटेड एक इमेज जो कि मैं शो करूँगा, तो इट विल बी अ यूआरएल, ये एक यूआरएल होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी मे बी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं देना चाहूँ तो ब्लॉग इमेजेस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक अच्छी सी डिफ़ॉल्ट इमेज ले लेते हैं कि यार अगर मैंने इमेज नहीं डाली है या मैंने इमेज अपडेट नहीं करी है तो व्हाट विल बी द डिफ़ॉल्ट इमेज जो कि यूज़ की जाएगी। ठीक है, ब्लॉग इमेजेस कोडिंग से रिलेटेड कोई एक ब्लॉग इमेज जो कि मैं एक डिफ़ॉल्ट इमेज की तरह यूज़ कर सकूँ। तो ये मुझे एक अच्छी इमेज लग रही है और ये मैंने यहाँ पर इसका लिंक जो है कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर दी। रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैंने रिक्वायर्ड किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया। एट्रीब्यूट टाइप मैंने यूआरएल किया और यहाँ पर एट्रीब्यूट की को मैं या तो यूआरएल करूँगा, मैं इसका नाम इमेज रख दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, पता चलेगा देखकर कि क्या होने वाला है। इमेज मैंने किया, क्रिएट करता हूँ। मैंने क्रिएट पर ऑलरेडी क्लिक कर दिया है बट कुछ हुआ नहीं। एट्रीब्यूट लिमिट एक्सीडेड, एट्रीब्यूट लिमिट एक्सीडेड, ये मैं देखता हूँ इसका क्या मतलब है। एट्रीब्यूट लिमिट एक्सीडेड, उसको मैं डेफिनेटली सर्च करूँगा। ऐप राइट एट्रीब्यूट लिमिट एक्सीडेड, व्हाट डज दिस मीन? अवर यूआरएल एट्रीब्यूट है साइज सेट टू 2000। ओके, तो शायद मैंने इसकी जो इसका जो यहाँ पर लेकिन मैंने इसमें कोई साइज़ इसमें दिया ही नहीं है, तो नॉट श्योर कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। मैं थोड़ा इसको पढ़ता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। Here your URL attribute has a size set to 2000 and that counts towards the 16 KB attribute limit. That means you should be able to add up to 8 URL attributes if you had no other attributes. ओके, सो आई थिंक मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसको कैंसिल करके मुझे जो मेरा कंटेंट है जो कि मैंने बहुत बड़ा कर दिया, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। शायद मैंने जो 15,000 किया था, आई थिंक आई शुड चेंज दिस टू 5,000 मे बी या फिर 10,000। तो मैं इस एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता हूँ क्या? मे बी मैं इस एट्रीब्यूट को डिलीट करूँगा पहले और इसको डिलीट करने के बाद कंटेंट का दोबारा से एट्रीब्यूट बनाऊँगा। आई थिंक ओवरऑल लिमिट होती होगी 15,000 इज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। मे बी अगर आप लोग एक पर्टिकुलर फील्ड को बहुत बड़ा रखना चाहते हैं तो आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दें, बट लेट्स मेक इट 9,000 कैरेक्टर्स। 9,000 कैरेक्टर्स इज़ अ लॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग करके 9,000 ही कर देता हूँ इसको, या मे बी 5,000 ही कर देता हूँ। 5,000 इज़ ऑल्सो अ लॉट। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की मैं दूंगा कुछ भी नहीं, रिक्वायर्ड करूँगा, इसको क्रिएट करूँगा। एंड हमने जो यूआरएल बनाया था, मैं इमेज करूँगा, इसको यूआरएल करूँगा जल्दी से, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इमेज कर दूँगा, क्रिएट करूँगा एंड दिस टाइम इट वर्कड। ठीक है, इमेज को मैंने स्ट्रिंग कर दिया, मैंने इसका टाइप स्ट्रिंग कर दिया। आई थिंक इट शुड बी यूआरएल, बट दैट्स फाइन। मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया, स्ट्रिंग भी चलेगा, बट मैं स्टैंडर्ड्स पे स्टिक करते हुए इसको यूआरएल ही करूँगा, यूआरएल ही करूँगा इसको, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये देकर क्रिएट करूँगा एंड इट वर्क। ठीक है, पर टाइप स्ट्रिंग पता नहीं क्यों आ रहा है, मैंने यूआरएल चुना था। मे बी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यूआरएल आए, बट दैट्स फाइन। आई थिंक हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि इसमें ब्लॉक को ऐड करना है, और ब्लॉक को ऐड करने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो विजिबल हों। तो अपने ब्लॉग्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता हूँ, क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकता हूँ। टाइटल, लेटेस्ट से मैं टाइटल इंस्टॉलेशन रखूँ। ठीक है, मैं सिंपली मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ ना, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन मैप फिल्टर एंड रिड्यूस इन जावास्क्रिप्ट विद टाइटल। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया, चैट जीपीटी मुझे कंटेंट जनरेट करके देगा, मैं ये कंटेंट उठाकर वहाँ पर डालूंगा। अनलीशिंग द पावर ऑफ मैप फिल्टर रिड्यूस इन जावास्क्रिप्ट, कॉपी करें, पेस्ट करें, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैप फिल्टर रिड्यूस इन जेएस। कंटेंट मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इमेज को मैं खाली छोड़ दूंगा, जो मेरी डिफ़ॉल्ट इमेज है वो आ जाएगी। लेट्स कॉपी दिस, इसको कॉपी करूँगा मैं। मैं इसको बोलता हूँ गिव मी एन मार्कडाउन फॉर्मेट। ठीक है, स्टॉप जनरेटिंग, गिव मी इन मार्कडाउन फॉर्मेट, गिव मी कोड फॉर मार्कडाउन, कोड इन HTML फॉर्मेट, गिव मी द ब्लॉक कोड इन HTML फॉर्मेट। आई थिंक दे देगा ये मुझे HTML में। ओके, तो इसने मुझे HTML में दे दिया, वाओ नाइस। तो मैं सिंपली बॉडी के बाद का जो है वो कॉपी करूँगा और ये HTML मुझे दे रहा है, एंड आई थिंक
ये जितनी देर में जनरेट कर रहा है मैं बाकी चीज़ें करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंटेंट में डाल दूंगा, मेरे पास कुछ और करने को भी नहीं है अभी। और फिर इसके बाद मैं इसको पुल करने की तैयारियाँ करूँगा। तो आप इसको एज अ बैकएंड यूज़ कर सकते हो, यानी कि यहाँ से आप एडिट वगैरह कर सकते हो। बट मैं अभी वेट कर रहा हूँ इसके इंतज़ार कर रहा हूँ इसके कंप्लीट होने का। तो आप यहाँ पर देखो मैं बॉडी भी कॉपी कर रहा हूँ और मैं कंटेंट को यहाँ पर डाल दूँगा, और ये जो बॉडी एंड में लिखा हुआ है ना इसको मैं हटा दूँगा, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा, क्रिएट करूँगा, और मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे इस डॉक्यूमेंट को शो करना है। कहाँ शो करना है? मुझे शो करना है अपने यहाँ पर। तो अगर आप लोग जानते हैं मुझे थोड़ा सा भी, तो आपको पता होगा कि मैं चीज़ों को इजी करना जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं यहाँ पर npm run dev करूँगा। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर फ्रंट एंड का कोड ज़्यादा नहीं लिखूंगा, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट में भी टेलविंड CSS का कोड्स भी बना रखा है, तो वो सब तो आप जाकर देख ही सकते हो। तो उसमें मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि यार शुरू से लिखो सब कुछ, यार वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो को ऐपराइट का वीडियो के तौर पर ही रहने देते हैं, और कभी और मैं आपको वो भी बता दूंगा। मैं कोई भी प्रोजेक्ट हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा, कोई उसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो लेट्स गो टू, मैं ये काम चैट GPT से भी कर सकता हूँ, बट आई एम प्रेफरिंग tailblocks.cc। अगर आप चाहें तो एक न्यू चैट में करके गिव मी अ navbar component फॉर अ ब्लॉग रिटन इन Tailwind। ठीक है, give me code for next.js component named navbar.js। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मुझे कोड देता है कि नहीं देता। इसने मुझे कोड दे दिया यार एक्चुअली। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर जितनी देर में ये कोड जनरेट कर रहा है ऐप के अंदर एक कंपोनेंट्स नाम से ये बनाऊँगा फोल्डर, और navbar.js नाम से मैं ये बनाऊँगा, और मैं ये कॉपी कर लूँगा यार। सिंपल, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसको मैं देखूँगा यार इसने कैसा बनाया है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली मैं फिर tailblocks.cc यूज़ करूँगा। बट लेट्स ट्राई यार, लेट्स ट्राई navbar। और navbar मैंने ये किया, मैं इम्पोर्ट करूँगा navbar फ्रॉम कंपोनेंट navbar, और मैं लोकल होस्ट, मैंने अपना जो लोकल होस्ट है वो चलाया, कंट्रोल क्लिक टू एक्सेस द ऐप। और ये कह रहा है इनवैलिड लिंक विद ए चाइल्ड। आई थिंक इसने Next.js के पुराने वर्जन के हिसाब से किया है। अभी क्या है ना कि जो हमारा लिंक होता है Next.js 13 में, उसके अंदर आपको ए देने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें आसान बनाने के लिए डेवलपर्स के लिए की गई हैं। तो अभी ना आपको एंकर टैग के अंदर लिंक डालने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस शुड वर्क। रीलोड करता हूँ और देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। ये कह रहा है इनवैलिड लिंक विद ए चाइल्ड। शायद मैंने और जगह ठीक नहीं किया, मुझे सब जगह ही ठीक करना पड़ेगा। पहले क्या होता था Next.js के पुराने वर्जन में आपको लिंक के अंदर एंकर टैग डालना पड़ता था, विच वॉज अ पेन, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया है। आई थिंक इट लुक्स गुड यार, मज़ा आ गया मुझे मज़ा आ गया। बट मैं एक चीज़ करूँगा यहाँ पर, globals.css में जाकर ये जो लिखी हुई है ना CSS, डिफ़ॉल्ट CSS को हटाऊंगा। ये तो टेलविंड की CSS है, इसको मैं हटा नहीं सकता वरना टेलविंड काम नहीं करेगी। और अभी यहाँ पर देखो, वाह चैट GPT, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। ठीक है, माय ब्लॉग को बस चेंज करके हंटिंग कोडर करने वाला हूँ मैं। तो लेट्स से हंटिंग कोडर। ठीक है, यहाँ पर हंटिंग कोडर हो गया, और यहाँ पर जो है मैं चैट GPT को बोलूँगा give me code for a container with blog posts with images and title and content। बड़ा गंदा सा प्रॉम्प्ट दिया है, बट चैट GPT समझ जाता है। ये प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉग पोस्ट कंटेनर, इसने यहाँ पर मुझे दे दिया। ये ब्लॉग पोस्ट है, देखो इसमें सब चीज़ें इसने ले रखी हैं। ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉग पोस्ट हैं उनको कंसिडर किया है, और उसके हिसाब से इसने मुझे कोड दे दिया। आई एम प्रेटी इम्प्रेस्ड यार, आई एम प्रेटी इम्प्रेस्ड। तो मैं पता है क्या करूँगा, थोड़ा काम खुद भी करूँगा। सारा काम मैं चैट GPT को नहीं दूंगा, थोड़ी मेहनत खुद भी करूँगा, हैवी लिफ्टिंग थोड़ी सी। इसको मैं क्लाइंट कंपोनेंट बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़ क्लाइंट, और यहाँ पर मैंने navbar तो लगा दिया है, लेकिन navbar लगाने के साथ साथ मैं ये कोड नहीं, मैं यहाँ पर ये इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर करता हूँ कि मेरे ये ब्लॉग पोस्ट हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और ये जो कोड है इसको भी कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, जो डिव का कोड है इसको भी कॉपी करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि navbar के बाद मैंने ये डिव लगाया। तो कहाँ गई मेरी नेक्स्ट ऐप?
तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। वाओ यार, चैट जीपीटी ने यार बिल्कुल धमाल मचा के रख दिया है। अब ये जो ब्लॉग पोस्ट है इसको मैं एक स्टेट के तौर पर बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यूज इफेक्ट यार फ्रॉम रिएक्ट, और दैट्स इट। ठीक है, तो यूज स्टेट यूज इफेक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज स्टेट स्निपेट यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉग पोस्ट सेट ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट सेट ब्लॉग पोस्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी ब्लॉग पोस्ट की। जस्ट मैं इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे ले रहा हूँ, ब्लॉग पोस्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। बट हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये हमारे आने चाहिए ऐप राइट से। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ का इंतज़ार करूँगा कि ये ऐप राइट से किस तरह से आएंगे। ऑसम। तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है एक्सेप्ट द इमेजेस जो कि काम नहीं करती हैं। तो इमेजेस ये काम जो नहीं कर रही है ना, इसको मैं क्या करूँगा, जो मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी इमेज की जो कि ये है, इसको मैं क्लिक करके इसे कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ कॉपी में इसको। तो मैं ये इमेज यहाँ पर दे देता हूँ इस तरह से, क्योंकि वो इमेज बड़ी खाली खाली सी मुझे लग रही है। और अब देखता हूँ मेरी ऐप कैसी लग रही है। ओ वाओ लुक्स प्रीटी गुड यार, लुक्स प्रीटी गुड। तो ये मेरा जो ब्लॉग है वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया, ऑसम। और मैं चैट जीपीटी को भी बोल सकता हूँ, कैन यू प्लीज़ चेंज दिस कोड टू ऐड अ बटन, रीड मोर विथ लिंक टू ब्लॉग्स। बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं है वंस अगेन, बट चैट जीपीटी नेवर फेल्स टू अमेज मी। तो मैं यहाँ पर जो ये बटन जनरेट करने वाला है ना उसको कॉपी करूँगा। तो देखो इसने ये रीड मोर वाला जो बटन है ये लिंक के अंदर कर दिया जनरेट। तो मैं इसे कॉपी करके ना यहाँ पर डाल दूँगा सिंपली। क्या ये पैराग्राफ के बाद इसने किया है? हाँ, ये पैराग्राफ के बाद इसने किया है। तो देखता हूँ यार ये कैसा दिख रहा है। लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो वंस अगेन चैट जीपीटी को Next.js 13 नहीं आता, चैट जीपीटी को आता है Next.js 12। तो ये Next.js 12 के हिसाब से कोड लिख रहा है। अभी Next.js के लेटेस्ट वर्जन में लिंक के अंदर एंकर टैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना उसके काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक href इक्वल टू ये मैंने किया, और यहाँ पर मैं इम्पोर्ट लिंक करूँगा फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, एंड रीड मोर बटन्स भी आ चुके हैं। वाओ, और ये इसमें होवर एनिमेशन भी है। क्या ये रिस्पॉन्सिव है? राइट क्लिक इंस्पेक्ट, देखते हैं क्या ये। ओ वाओ यार, क्या बात है यार। चैट जीपीटी डर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है, गम भी होता है। क्या करूं मैं, कौन सी फीलिंग को निकालूं समझ में आता नहीं है। ठीक है, सब कुछ काम कर देता है चैट जीपीटी, बढ़िया। तो ये सेट ब्लॉग पोस्ट से हम ब्लॉग पोस्ट को सेट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला काम है वो ये है कि यूज़ इफेक्ट के अंदर हम ऐप राइट से डेटा फेच करने का कोड लिखने वाले हैं। ऑसम यार, सो यहाँ पर सो फार सो गुड। अब ऐप राइट के अंदर अगर एक चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। आप लोगों को अपने कलेक्शन के अंदर आना है, और इस कलेक्शन में आप देखो यहाँ पर अपडेट परमिशन लिखा हुआ है। तो आप डेटाबेस में जाएं सबसे पहले। यहाँ पर जो मेरी डेटाबेस है उस पर मैंने क्लिक किया, फिर इसके बाद मैंने ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो मेरी ब्लॉग्स नाम से कलेक्शन है मैंने उस पर क्लिक किया, और इसके बाद मैं यहाँ पर सेटिंग्स पे जाऊँगा। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ सेटिंग्स में जाऊँगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि अपडेट परमिशंस में यहाँ पर एक रोल ऐड करूँगा, और मैं एनी वाले रोल में सबको सब चीज़ की परमिशन दे दूँगा। आपको प्रोडक्शन में ऐसा नहीं करना है, बट ये मैं जस्ट ऐप राइट सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। परमिशन गाइड को आप लोग पढ़ना ध्यान से, बट अभी के लिए हम सबको सब कुछ करने की परमिशन दे रहे हैं अपने इस कलेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने करी, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि वापस आऊँगा यहाँ पर, और ऐप राइट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ऐप राइट की जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने खोली थी यहाँ पर, इसमें किस तरह से आप डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो वो उसका जो कोड है वो कॉपी करूँगा। तो आप यहाँ पर देखो इन्होंने कॉपी किया, इंपोर्ट किया हुआ है ये 3 चीज़ें फ्रॉम ऐप राइट। सो लेट्स डू द सेम। तो मैं भी ऐप राइट में से इन तीनों चीज़ों को कॉपी इंपोर्ट करूँगा, और यहाँ पर इन्होंने क्लाइंट बनाया है, इसमें क्लाइंट में प्रोजेक्ट आईडी डाली हुई है, मेरी ऑलरेडी डली हुई है प्रोजेक्ट आईडी। और इसके बाद इन्होंने कहा डेटाबेस इज इक्वल टू ये, इस तरह से करके आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कॉन्स डेटाबेस इज इक्वल टू ये किया है, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये कोड जो है आपका एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू ऐड अ डॉक्यूमेंट, वी वांट टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट। सो लेट्स गेट दिस। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा इस कोड को,
और अपने यूज़ इफेक्ट के अंदर चलाऊँगा। तो ये जो मेरा यूज़ स्टेट है, ये इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है, कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे ब्लॉग पोस्ट हैं उसके अंदर कुछ नहीं होगा। फिर यूज़ इफेक्ट स्निपेट को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से ये कोड मैं चला दूंगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस डॉट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, इसमें कलेक्शन आईडी आएगी एक, या डेटाबेस आईडी आएगी। ये दोनों आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपके एपराइट अकाउंट में। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये डेटाबेस आईडी है जो कि मैं यहाँ पर डालूंगा, कलेक्शन आईडी इसके अंदर होगी। ये आ गई आपकी कलेक्शन आईडी जो कि कॉपी हो गई। एपराइट ने चीज़ों को बेहद आसान बना रखा है। और यहाँ पर ये क्या एरर आ रहा है इसको मैं देखता हूँ, कॉमा एक्सपेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर कॉमा आएगा एक। ओके ऑसम, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो क्वेरी है हमारी, टाइटल अगर एवेटार है तब पुल करो इसको, लेकिन अभी हम सारे डॉक्यूमेंट्स पुल करना चाहते हैं तो हम क्वेरी हटा देंगे। मैं क्वेरी के बारे में आपको आगे और बताऊंगा, बट अभी हमने ये कहा है कि कॉन्सोल पे रिस्पॉन्स को दिखा दो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपने दो बार क्लाइंट को इंपोर्ट कर रखा है, क्या चाहते हो आप? एक इंपोर्ट को हटाओ, और मैं ये नेक्स्ट इमेज को भी हटा रहा हूँ क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यूज़ कर रहे होते तो नेक्स्ट इमेज बहुत अच्छी चीज़ है, बट हम नहीं कर रहे यूज़। अभी मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंसोल में क्या कहा है। एक एरर आ रहा है, देखता हूँ क्या एरर आ रही है। ये कह रहा है इनवैलिड डेटाबेस आईडी, यूआईडी बस कंटेन मोस्ट 36 कैरेक्टर्स। तो ये कह रहा है इनवैलिड डेटाबेस आईडी, लेट मी सी व्हाट इज़ रॉन्ग। कहीं मैंने अदला बदली तो नहीं कर दी? कलेक्शन की जगह डेटाबेस, डेटाबेस की जगह कलेक्शन आईडी तो नहीं कर दी? तो ये कह रहा है आपकी जो डेटाबेस आईडी है वो गलत है। तो लिस्ट डॉक्यूमेंट्स मैंने किया, ओ मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, उप्स माय बैड। इसको बंद करते हैं और यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि भाई आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखने को मिल गया। तो ये ब्लॉक मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया। सो ऑसम यार, बढ़िया, मज़ा आ गया। मुझे कैसे मिल रहा है? मुझे मिल रहा है ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक एरे है। तो मैं कहूँगा कि सेट ब्लॉग पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट डॉक्यूमेंट्स, दैट्स इट। एंड ये करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारा कंटेंट यहाँ पर आ गया। बट आई डोंट नीड ऑल द कंटेंट, ठीक है। मुझे यहाँ पर चाहिए इस HTML के अंदर का थोड़ा सा कंटेंट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस HTML ये मुझे HTML का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं एक मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूँगा। तो मैं अपने ब्लॉग्स में जाऊँगा, मैं कहूँगा यार एक एट्रीब्यूट ऐड करना चाहता हूँ, उसका नाम है मेटा DESC। और मेटा DESC एक स्ट्रिंग होगी और बहुत छोटा सा इसका साइज़ होगा, मान लो 100 कैरेक्टर्स का, और ये रिक्वायर्ड होगी, इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मेटा DESC के अंदर इस डॉक्यूमेंट के मैं बड़ा छोटा सा मेटा डिस्क्रिप्शन डालूंगा। और मैं ये काम भी ChatGPT से करवाऊँगा। मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने इस जनरेट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस टाइटल ब्लॉग। बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं है, बट अगेन काम हो जाता है, ठीक है। तो वेट कर रहा हूँ मैं इसके जनरेट करने का, और वेट कौन ही करता है आजकल किसी का। मैं उतनी देर में टाइटल यहाँ पर सेट कर दूंगा अपने पेज का। तो टाइटल सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर टाइटल सर्च करता हूँ। मेक श्योर कि आप यहाँ पर ऐप राउटर में रहें, क्योंकि अगर आप ऐप राउटर में ना रह के पेजेस में रहेंगे तो वो पेजेस के हिसाब से आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर मेटा डेटा किस तरह से आपको डालना है वो ये देखो लिखा हुआ है। तो अगर आपको एक स्टैटिक यहाँ पर टाइटल और ये सब चीज़ें ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉग हंटिंग कोडर, दी हंटिंग कोडर, और मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ दी हंटिंग कोडर। क्या टाइटल बदला इसका? ये कह रहा है कि योर अटेम्प्टेड टू एक्सपोर्ट मेटा डेटा फ्रॉम अ कंपोनेंट मार्क्ड विद यूज लाइन विच इज़ डिसअलाउड। तो आप एक सर्वर कंपोनेंट से ही मेटा डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं चीज़ों को थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए बताया क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल का इस्तेमाल कर लूँगा। यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं कह दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू दिस, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है टाइटल को चेंज करने का। और यहाँ पर ये जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पर मैं मेटा DESC कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर मेटा DESC कर दूंगा। मेटा DESC इसको मिलने वाला नहीं है, तो मैं इसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं अपडेट करता हूँ, डॉक्यूमेंट वॉज अपडेटेड, लेट्स रीलोड दिस पेज। और आप यहाँ पर देख सकते हो मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेटा डिस्क्रिप्शन आया इसके बाद कुछ डॉट 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 आए, ताकि
आपको रीड मोर करना है तो आप रीड मोर पर क्लिक करें, और ये स्लैश ब्लॉक स्लैश इसके स्लग पर जा रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी ने कर दिया। और काफ़ी इंप्रेसिव है ये चीज़ यार मेरे हिसाब से। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें और ब्लॉक्स ऐड करके एक ब्लॉग पेज बनाना है। तो चलो यार अब ब्लॉग पेज बना लेते हैं, और ये काम भी चैट जीपीटी से करवाते हैं। कैन यू जनरेट अ next.js पेज विच डिस्प्लेज द ब्लॉग टाइटल, और इसके बाद ब्लॉग कंटेंट। मुझे पता है इट कैन जनरेट, तो आई से प्लीज़ जनरेट। प्लीज़ भी कहने की ज़रूरत नहीं यार मशीन से। ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग कंटेंट, और क्या हम डिस्प्ले कराना चाहेंगे, विथ ब्लॉग इमेज एट द टॉप। लेट्स सी कि ये कर पाता है कि नहीं। तो जितनी देर में ये हो रहा है ना, मैं यहाँ पर और मैं स्टॉप जनरेटिंग करके मैं कहूँगा कि यार एक काम करते हैं, इसको एडिट करते हैं। क्या मैं इसको एडिट नहीं कर सकता? इसको एडिट करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि द पेज शुड बी एबल टू पुल स्लग फ्रॉम द डायनामिक रूट। ठीक है, सिर्फ इतना लिखूँगा और देखता हूँ ये इस चीज़ को पकड़ पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह से आप राउटर डॉट क्वेरी करके इसका जो स्लग है वो निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो ये इसने सेम टाइटल और कंटेंट लेते हुए इस काम को किया है, और मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक ब्लॉग नाम से फ़ोल्डर बनाऊँगा ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक फ़ोल्डर बनाऊँगा ब्लॉग के नाम से, फिर इसके अंदर page.js, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं रीड मोर करूँगा तो यहाँ पर ब्लॉग में जब मैंने ये किया तो ये नॉट फाउंड बता रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि यार ऐसा क्यों हुआ। मैंने ब्लॉग के अंदर, ओके, तो मुझे ब्लॉग के अंदर एक और फोल्डर बनाना होगा जिसको मैं कुछ इस तरह से रखूँगा स्लग, और उसके अंदर आएगा मेरा page.js, एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क नाउ। तो ये कह रहा है कि यू हैव अ सर्वर कंपोनेंट दैट इम्पोर्ट्स नेक्स्ट राउटर विच इज़ नॉट अलाउड। तो हम इसको यूज़ क्लाइंट करेंगे और इसको रीलोड करेंगे, और ये कह रहा है नेक्स्ट राउटर वॉज नॉट माउंटेड। ओके, सो नेक्स्ट राउटर वॉज नॉट माउंटेड कह रहा है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ यार, नेक्स्ट.जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा डायनामिक राउट्स, और जो लेटेस्ट नेक्स्ट.जेएस 13 के हिसाब से कोड है ना डायनामिक राउट्स का, उसको यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ें बहुत सिंपल है। इसमें चैट जीपीटी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमको। चैट जीपीटी को हम सिर्फ तब परेशान करेंगे जब हम कर नहीं पा रहे हैं कोई चीज़। तो यहाँ पर किस तरह से मैं डायनामिक रूट निकालूँ? ओके, तो पैरम्स के अंदर आ जाती है ये चीज़। तो मैं यहाँ पर पैरम्स लिख सकता हूँ, और मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं राउटर डॉट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैरम्स करना होगा। स्लग इज इक्वल टू यहाँ पर पैरम्स। नाउ लेट्स सी कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, ये चल रहा है, आप देख सकते हो। और ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है यार, इसने बिल्कुल भी सही से स्ट्रक्चर नहीं किया, बहुत ही बेसिक है। मैं इससे कहता हूँ दिस इज़ वेरी बेसिक। कैन यू स्टाइल इट यूजिंग टेलविंड CSS so that it looks good, और ये स्टाइल कर देगा अब टेलविंड CSS से। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका जो नीचे का कंटेंट है ना सिर्फ उस पर फोकस करूँगा, और मुझे अपने यूज इफेक्ट के अंदर ऐप राइट से इस स्लग का जो डॉक्यूमेंट है उसको फैच करवाना पड़ेगा। तो इसने कहा है कि हाँ भाई ठीक है, ये लो, ये थोड़ा बेटर है। तो लेट्स सी कि ये थोड़ा बेटर है कि नहीं, और नहीं हुआ तो खुद लिख लेंगे कोड यार, सब कुछ चैट जीपीटी कर देगा तो हम क्या करेंगे। हाँ, ये थोड़ा बेटर है। लेट्स पुट द नैव बार एज वेल। तो यहाँ पर नैव बार भी मैं लगा दूंगा, नैव बार, इंपोर्ट नैव बार। ठीक है, ओके, लुक्स गुड। ये ब्लॉग इमेज यहाँ पर आएगी, और ये कंटेंट है, ये काफ़ी सही ब्लॉग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज आने वाली है, बट जो ब्लॉग कंटेंट है उसको मैं एज अ यूज़ स्टेट करने वाला हूँ। तो इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और यहाँ पर मैं जो क्लाइंट है इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा, और इस इंपोर्ट को भी कॉपी करूँगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये क्लाइंट को मैंने कॉपी किया और मैं इसको लेकर आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, एंटर। आप थोड़ा इसको स्टाइल कर लेना अच्छे से, मतलब लिख लेना यहाँ पर कमेंट्स वगैरह, बट मैं ये सब चीज़ें स्किप करता चल रहा हूँ, स्टाइल नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर अब यूज़ इफेक्ट को कॉपी करके नैव बार बंद कर देता हूँ, ग्लोबल्स बंद कर देता हूँ,
और यहाँ पर मैं सिंपली इसको ऐसे कर दूंगा यूज़ इफेक्ट। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये करने के साथ साथ क्वेरी भी देंगे। तो क्वेरी कैसे देते थे आप राइट में, आप हमेशा आप राइट की डॉक्यूमेंटेशन पे आके इस तरह से क्वेरी दे सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर कॉमा लगा कर कह सकता हूँ कि जो क्वेरी है वो मैं देना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ जो स्लग हो वो मेरा स्लग के बराबर हो, ठीक है। और यहाँ पर अभी देखूंगा कि क्या डॉक्यूमेंट आता है कॉन्सोल में। तो राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि कॉन्सोल में क्या मुझे देखने को मिलता है। उसको रीलोड करूँगा सबसे पहले, और कॉन्सोल में मुझे एरर्स देखने को मिल रहा है, कह रहा है क्वेरी नॉट डिफाइंड। ओके, तो वील हैव टू इंपोर्ट द क्वेरी फ्रॉम ऐप राइट। अभी रीलोड करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इंडेक्स नॉट फाउंड स्लग। ओके, सो हमें एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी स्लग में, और वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप डेटाबेसेस में जाएं, ब्लॉग पोस्ट में जाएं, ब्लॉक्स में जाएं, इंडेक्सेस में जाएं, एक नई इंडेक्स क्रिएट करें। मैंने काफ़ी तेज़ बता दिया आपको, तो आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो। मैंने सिंपली यहाँ पर आया मैं कलेक्शन तक, और मैंने यहाँ पर इंडेक्स में क्लिक किया, क्रिएट इंडेक्स में क्लिक किया, और मैं एक की इंडेक्स बनाना चाहता हूँ ऑन स्लग, ताकि स्लग से हम पुल कर पाएँ चीज़ों को, ठीक है। आप इसको रीनेम कर सकते हैं, बट आई कीप इट इंडेक्स 1 क्रिएट करूँगा। एंड क्रिएट करने के बाद ये यहाँ पर देखो ये इंडेक्स बन चुकी है स्लग पे। अगर आप MongoDB की इंडेक्स से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये कह रहा है सेट ब्लॉग पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, विल फिक्स इट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से कह रहे हैं जिसके अंदर इस स्लग का सारा हमको मिल गया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि एक स्टेट बनाऊँगा। तो मैं लिखूँगा यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट सेट ब्लॉग पोस्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट ना करके मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगा, और ये कैरी नहीं होगा। तो मैं जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा इस एरे का वो ले लूँगा, क्योंकि सिर्फ एक ही हमें ब्लॉग देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ ये जो ब्लॉग कंटेंट है, ब्लॉग कंटेंट को मैं रिप्लेस करूँगा विद ब्लॉग पोस्ट, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉग पोस्ट रखा हुआ है, मेरी स्टेट का नाम ब्लॉग पोस्ट है। तो जहाँ जहाँ ब्लॉग कंटेंट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ब्लॉग पोस्ट आने वाला है। और कहीं पर लिखा है ब्लॉग कंटेंट, आई थिंक इमेज में था, कंटेंट में था, टाइटल में भी था, ये रहा। एंड लेट्स सी कि अभी क्या होता है। और ब्लॉग कंटेंट डॉट टाइटल, ब्लॉग कंटेंट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों हुआ? इट्स रीलोड, ब्लॉग कंटेंट इज नॉट डिफाइंड। देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो आप इस तरह से भी टाइटल डाल सकते हो बाय द वे, जैसे कि इन्होंने नेक्स्ट हेड से डाला है। अब यहाँ पर कह रहा है नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड टाइटल। ओके, सो हमें क्या करना होगा कि जब तक ये अनडिफाइंड है यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डॉट टाइटल। और अभी यहाँ पर ही कह रहा है कैन नॉट रीड। ओके, तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया क्या? ओके, मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। क्वेश्चन मार्क डॉट का मतलब होता है कि अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, वरना क्या करो कि ये कह रहा है सेट ब्लॉग पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, सेट ब्लॉग पोस्ट कुछ इस तरह से लिखना होगा। क्वेश्चन मार्क डॉट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन मार्क डॉट करा तो अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो की है तो रिट्रीव हो जाएगी, और अगर वो की नहीं है तब अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये HTML है तो ये अच्छे से दिख नहीं रही है, और ये इमेज भी उतनी अच्छे से नहीं दिख रही है। सो मे बी मैं इस इमेज को सेंटर करना चाहूँगा थोड़ा सा। और भी यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है क्या? रीलोड करता हूँ दोबारा से चेक करने के लिए, और तो कोई एरर नहीं आ रहा है। बस एक चीज़ है कि हमें डेंजरसली सेट इन HTML यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ChatGPT से करता हूँ गिव मी कोड फॉर डेंजरसली सेट इनर HTML इन रिएक्ट, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आप डेंजरसली, बस बस बस, बस मुझे नहीं चाहिए और कुछ, मुझे बस इतना जानना था। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस कंटेंट हेयर क्या करेंगे कि कुछ ऐसे कर देंगे, डेंजरसली सेट इनर HTML इज इक्वल टू ये HTML हो जाएगा ये ब्लॉग पोस्ट क्वेश्चन मार्क ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, और ये डिव हटा देता हूँ, पैराग्राफ में ही लगा देता हूँ डेंजरसली सेट इन HTML। और ये कह रहा है कैन ओनली सेट वन ऑफ चिल्ड्रंस और प्रॉप्स डॉट, देखता हूँ यार यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। डेंजरसली सेट इन HTML इज इक्वल टू दिस, हाँ ठीक है। तो एक स्पेस दे रखी थी मैंने, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। और ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। लेकिन पता है एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर ये जो H1 H2 H3 थे ना वो थोड़े से दिक्कत कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ टेलविंड में सब कुछ रीसेट होता है, ठीक है। तो मैं गिव मी CSS रीसेट फाइल फॉर टेलविंड। तो ये क्या करेगा, मुझे एक
CSS रीसेट फाइल दे देगा जिसमें कि H1 H2 H3 ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए वो लिखी होंगी, ठीक है। तो टेलविंड क्या करता है कि सारी जो हेडिंग्स वगैरह हैं उनमें यूटिलिटी क्लासेस के हिसाब से सब कुछ चेंज कर देता है, बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि जिनके साइज़ वगैरह वो सब अच्छे से लिखे हों। तो ये जनरेट कर रहा है कि इसमें H1 H2 H3 होगा, होना तो चाहिए और होगा तो अच्छा भी रहेगा। आई थिंक इसमें H1 H2 H3 है भी नहीं, है क्या, नॉट श्योर। प्लीज़ इंक्लूड H1 H2 H3 एज वेल। अब ये इसमें H1 H2 H3 भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो ये जनरेट होने देंगे और इसको हम अपनी ग्लोबल CSS में डाल देंगे। बट ये ब्लॉक काफ़ी सही लग रहा है। इन द मीन टाइम मैं क्या करूँगा, इस इमेज को एक तो सेंटर करूँगा। इस इमेज को सेंटर में कैसे कर सकता हूँ, ये जो इमेज है मैं यहाँ पर अगर टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा दूँ तो ये सेंटर नहीं होगी। मे बी मुझे इसको एक फ्लैक्स बॉक्स बनाना होगा। अनलीशिंग द पावर ऑफ दिस। मैं सबसे पहले इस इमेज को बाहर निकालता हूँ। सबसे पहला काम तो ये करूँगा, मैं इस इमेज को बाहर निकालूंगा क्योंकि ये जो इमेज है ये सिर्फ इतनी जगह ले रही है। ओके तो ये इमेज सिर्फ इतनी सी है तो इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर काम नहीं करने वाला। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ इस कंटेनर से सबसे पहले। तो ये जो इमेज है इसको कंटेनर से मैं बाहर निकालूंगा और इनफैक्ट कंटेनर के अंदर ही रखता हूँ बट टाइटल से ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर मैं अगर चीज़ों को सेंटर करना चाहूँ तो क्या मैं इस इमेज को किसी और तरीके से दिखा सकता हूँ, जस्ट थिंकिंग। या मैं इस इमेज को गायब भी कर दूँ तो कैसा रहे, क्योंकि मुझे ये इमेज यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है। आई चेंज्ड माई माइंड एंड आई थिंक ये इस तरह से काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखते हैं हमारी CSS रीसेट फाइल का क्या हुआ। जनरेट कर दी है इसने और इसमें H1 H2 H3 है कि नहीं, होने तो चाहिए। नहीं है यार, इसमें है क्या, ये दिख नहीं रहे क्या। नॉट श्योर कि इसमें है H1 H2 H3 की नहीं, बट मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या चीज़ें इंप्रूव होती हैं कि नहीं। तो ग्लोबल डॉट CSS में अगर मैं कुछ ऐसा करूँ और मैं इसको ऐसे करता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पर कि क्या चीज़ें बदली नहीं बदली। मैं एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि गिव मी बेसिक स्टाइल्स फॉर H1 H2 एंड अदर H टैग्स इन CSS, ठीक है। बहुत अजीब सा प्रॉम्प्ट दिया यार मैंने, तो इसने मुझे यहाँ पर H1 H2 H3 के स्टाइल्स दे दिया। आई थिंक दिस इज़ प्रीटी अमेजिंग। तो मैं सिर्फ इतना कोड कॉपी करूँगा, मुझे बस सिंपली H1 H2 H3 को स्टाइल कराना था। बाकी मैं ठीक ही हूँ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों से। आई थिंक दिस लुक्स प्रीटी गुड। ज़्यादा बोल्ड नहीं हो गया क्या, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। हार्नेसिंग द पावर ऑफ मैप फिल्टर एंड रिड्यूस। इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, देखता हूँ ये कौन सा H टैग है। ये भी H1 है, ये भी H1 है। ओके तो कंटेंट के अंदर ऑलरेडी टाइटल पड़ा हुआ है और यहाँ पर टेक्स्ट LG लगा हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो मैं H1 को भी टेक्स्ट LG के अंदर डाल सकता हूँ, बट अगेन कुछ इस तरह से आप लोग अपना ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है। तो ये स्लैश अबाउट पे जा रहा है, ये होम पे जाएगा। यहाँ पर रीड मोर करोगे तो आपको यहाँ पर आपका जो ब्लॉग है वो देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली यार आप लोग इसको और बेहतर कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ कि जो फॉन्ट साइज़ है ना इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ 2.5 रैम वी कैन स्टार्ट विद 1.5 रैम। H2 को 1 रैम करते हैं और H2 ऑनवर्ड्स मैं इसको 1 रैम कर देता हूँ कि यार H4 H6 ये सब 1 रैम ही रहेंगे, ठीक है। जस्ट सो दैट कि हमारा ब्लॉग थोड़ा अच्छा दिखेगा। अभी मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। स्टाइल्स वगैरह सब आपके हाथ में है, आप इसको कर सकते हो स्टाइल अपने हिसाब से। तो इस तरह से जो है आप अपना ब्लॉग जो है वो बना सकते हो। नैप बार में एक काम करना चाहूँगा, एक होम ऐड करना चाहूँगा कि यार एक होम पेज पर जाने का भी जो है लिंक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन की, नहीं ऑल्ट शिफ्ट डाउन की, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट डाउन की, नहीं ऑल्ट शिफ्ट डाउन की। आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से रेप्लिकेट होता है। ऑल्ट शिफ्ट डाउन की, ओके ऑल्ट शिफ्ट डाउन की, यस। होम किया इसको, फिर इसके बाद यहाँ पर स्लैश और यहाँ पर एक होम भी आ गया। तो मैं होम पेज पर जा सकता हूँ कुछ इस तरह से और मैं और भी ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। अबाउट पेज है नहीं, कॉन्टैक्ट पेज है नहीं, तो अबाउट और कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपने बहुत ही सिंपल सा काम करना है कि यहाँ पर एक अबाउट नाम से एक फोल्डर बनाना है और page.js बना देना है उसके अंदर, ठीक है। आई थिंक ये पूरी डायरेक्टरी बन गई तो मैं इसको रीनेम करूँगा, इसके अंदर बनाऊँगा page.js। तो मैं
इसको ऐसे करूँगा और यहाँ पर इसका नाम अबाउट रख दूँगा, रीनेम करता हूँ इसको, रीनेम, इनफैक्ट डिलीट ही कर देता हूँ, मूव टू ट्रैश। ओके, तो अबाउट नाम से ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अबाउट के अंदर मैं डालूंगा page.js, जस्ट नहीं js, page.js RAFCE, और ये अबाउट है, इसको आप लोग फिनिश कर लेना पेज को, ठीक है। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कॉन्टैक्ट के अंदर एक page.js, ठीक है, RAFCE कॉन्टैक्ट, एंड दैट शुड बी इट। रीलोड करूँगा तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। सब में नैव बार ऐड कर देना, नैव बार तो सब में ऐड कर देना, इंपोर्ट नैव बार, और यहाँ पर नैव बार, इंपोर्ट नैव बार, और नैव बार तो सभी में कर देना, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड सिमिलरली अबाउट वाले पेज में भी नैव बार को इंपोर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले इंपोर्ट करें नैव बार को, और जिस तरह से हमने कॉन्टैक्ट वाले पेज में ऐसे किया है उसी तरह से हम अपने अबाउट वाले पेज में भी रिटर्न कर देंगे, बस यहाँ पर हम अबाउट कर देंगे। और अब मैं अबाउट में जाऊँगा या मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँगा, ये पेज आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं काम करूँ क्या, ChatGPT को बोलूँ प्लीज़ जनरेट एन अबाउट पेज फॉर हंटिंग कोडर ब्लॉग इन Next.js, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक about.js मुझे जनरेट करके दो, और ये जनरेट करके भी दे रहा है। फिर इसके बाद मैं इसको बोलूँगा कि मुझे जनरेट करके दो कॉन्टैक्ट। लेट्स सी कि ये क्या करता है। मैं इसको एडिट करूँगा और बोलूँगा कॉन्टैक्ट। तब तक मैं देखता हूँ अबाउट हंटिंग कोडर, वाओ लुक्स गुड। इसीलिए मैं ChatGPT को साइड में खोल के रखता हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्ट का डाल दूंगा, जो भी जनरेट करेगा ChatGPT, और जैसा भी करेगा डाल दूंगा यार, मैं वैलिडेट नहीं कर रहा इसको बिल्कुल भी, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर दिस, और यहाँ पर जो डेव है इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा सिर्फ इतने डेव को, और देखता हूँ ये कैसा जनरेट करके देता है मुझे कॉन्टैक्ट पेज। क्या सेव नहीं हुआ ठीक से, कॉन्टैक्ट पेज.js कॉन्टैक्ट, हाँ हो गया। वाह यार, दिस इज़ इम्प्रेसिव यार, मतलब मज़ा ही आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पर अबाउट, एक मिनट ये क्या हुआ, अबाउट पेज में अबाउट क्यों दिखा रहा है ये, ओके। तो ये कैशिंग करता है बेसिकली, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस हो वो काफ़ी अच्छी हो। बट दिस इज़ द ब्लॉग दैट वी क्रिएटेड यूजिंग ChatGPT एपराइट, मज़ा आ गया। और यहाँ पर एक और ब्लॉग मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स ऐड करे ही नहीं, ठीक है। क्रिएट डॉक्यूमेंट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट जनरेट, मैं जनरेट लिखूँगा, मैं लिखूँगा generate 5 blog posts with these titles. Number 1, Python tutorial, और यहाँ पर मैं लिखूँगा next.js tutorial। 3 में मैं लिखूँगा how to learn coding। 4 में मैं लिखूँगा how to learn maths for coding, और यहाँ पर मैं लिखूँगा how many languages to learn these title। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर optimize each title and include content in HTML format, content code in HTML format। और क्या क्या हमें चाहिए, a meta description, a meta DESC, and what else, image content slug and a slug। लेट्स गो। और यहाँ पर आप देखो इसने HTML में कंटेंट दे दिया मुझे, तो मैं इनको चढ़ाना शुरू करता हूँ। तो ये सबसे पहले पाइथन का चढ़ाना शुरू करता हूँ। तो ये रहा पाइथन का, ये टाइटल आ गया हमारा, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर जितने भी खुले हुए हैं पेजेस सब बंद कर देता हूँ, और इस कोड को कॉपी करके कंटेंट में चढ़ा देता हूँ। स्लग कहाँ गया, स्लग ये रहा पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है।
ये स्लग आ गया मेरा। इमेज मैं डाल नहीं रहा हूँ, ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया मेरा। नेक्स्ट क्रिएट, एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा अगला नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल। ये रहा इसका ऑप्टिमाइज टाइटल। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी से इनको चढ़ाता हूँ और वापस आता हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सब कुछ डाल दिया, यहाँ पर स्लग भी डाल दिया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और क्रिएट करूँगा। तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग था जो कि मैंने डाल दिया। अब इसको मैं रीलोड करूँगा, लेट्स सी कि यहाँ पर सारे ब्लॉग पोस्ट आते हैं कि नहीं। एंड येस, यहाँ पर सारे ब्लॉग पोस्ट आ रहे हैं। क्या मैं इनको रीड कर सकता हूँ? हाँ, मैं इनको रीड भी कर सकता हूँ। वाह, ये काफ़ी छोटे छोटे ब्लॉग पोस्ट जनरेट किए गए हैं चैट जीपीटी के द्वारा, बट अगेन वेरी इंप्रेसिव। और अगर मैं चैट जीपीटी को इंडिविजुअली इसको ऑप्टिमाइज़ भी करवाऊंगा ना, तब भी चैट जीपीटी मुझे ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा। तो यहाँ पर आप और भी ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर पेजिनेशन लगा सकते हैं, इनफाइनाइट स्क्रॉल वाला जो कंपोनेंट है वो यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट का। बहुत चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। चैट जीपीटी ने काफ़ी अच्छा काम कर दिया अपना, और आप चाहें तो ये टाइटल पर क्लिक करके भी ब्लॉग को खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अमेजिंग। अब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को इस तरह से खोलकर एडिट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लेट अस से कि मैं इमेज यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। अनलिशिंग द पावर ऑफ मैप फिल्टर एंड रिड्यूस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर मैप फिल्टर रिड्यूस लिखूँ और इमेजेस में जाऊँ। लेट अस से कि मैं ये वाली इमेज यूज़ करना चाहता हूँ, लेट अस से ये वाली इमेज फॉर सम रीज़न, या मे बी मैं कोई और इमेज यहाँ पर देखता हूँ। मान लो मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको देखता हूँ क्या इसका एक URL है। येस, इसका URL है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस URL को मैं यहाँ पर अगर डालूँगा तो इंस्टेड ऑफ द डिफ़ॉल्ट इमेज मुझे ये इमेज देखने को मिलेगी। तो मैं इस इमेज को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, और मैं सिमिलरली एक बहुत ही सिमिलर तरीके से वापस से इसी कलेक्शन पे अगर जाऊँ तो बाकी जो हमारे पोस्ट हैं उनकी इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जेएस की इमेज है, ओपन इमेज न्यू टैब, कॉपी करा URL इमेज का, एंड लेट अस से कि मैं यहाँ पर इमेज लगा दूँ तो ब्लॉग थोड़ा सा ना अच्छा दिखने लग जाता है। बस यहाँ पर आप देखो ये नेक्स्ट जेएस आ गया है, यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड, अगर मैं पाइथन से रिलेटेड इमेज लगाऊँ तो और भी बेटर लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो पाइथन, मान लो मैंने ये इस कॉपी इमेज एड्रेस करूँ इसको, और जो हमारा पाइथन से रिलेटेड था डॉक्यूमेंट, ये रहा पाइथन ट्यूटोरियल, अगर मैं यहाँ पर इस इमेज को यूज़ करूँ थोड़ा बेटर लगेगा। आप यहाँ पर देखना, और मैं रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पाइथन की इमेज आ गई, नेक्स्ट जेएस की आ गई, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स, सारा काम चैट जीपीटी ने प्लस ऐप राइट ने बैकएंड की जिम्मेदारी लेते हुए इस चीज़ को कर लिया। क्या ये रिस्पॉन्सिव है? क्या ये रिस्पॉन्सिव है? इज़ दैट इवन अ क्वेश्चन? इज़ दैट इवन अ क्वेश्चन? चैट जीपीटी ने जनरेट किया, आप कैसे सवाल उठा सकते हो चैट जीपीटी के ऊपर? क्या इसको अगर मैं खोलूँ तब ये रिस्पॉन्सिव है? वंस अगेन, इज दैट इवन अ क्वेश्चन? अब यहाँ पर देखो कि कितना बढ़िया तरीके से ये रिस्पॉन्सिव है। अबाउट पेज रिस्पॉन्सिव है, इज दैट इवन अ क्वेश्चन? कॉन्टैक्ट पेज भी रिस्पॉन्सिव है, इवन दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ इसने जनरेट किया। एक एरर मुझे देखने को मिल रहा है, वो एरर क्या है? ये कह रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप्स। ये भी ठीक करा देता हूँ। तो देखो क्या होता है ना, जब भी हम डॉट मैप यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जब सारे ब्लॉग पोस्ट शो करे थे होम पेज में, तो जब भी हम डॉट मैप यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर पोस्ट डॉट ID की यूज़ की गई है, बट मैं काम करता हूँ पोस्ट डॉट स्लग को एज अ की यूज़ करता हूँ क्योंकि ID हमारे पास नहीं है। तो मैं रीलोड करूँगा इसको तो इस बार ये एरर चला जाएगा, आप देख सकते हो। तो मैं अगर अभी यहाँ पर नेविगेट करूँ तो कोई भी एरर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कॉन्सोल लॉग्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू लीव कॉन्सोल लॉग्स इन योर प्रोडक्शन कोड। तो अपने प्रोडक्शन कोड बेस में कभी भी कॉन्सोल लॉग्स नहीं रखने हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पर VS कोड के सर्च में आकर console.log इस तरह से लिखकर जितने भी console.logs हैं उनको हटा सकते हो, और आपका जो कॉन्सोल है वो बिल्कुल भी यूज़र को ब्लोटेड नहीं दिखेगा। तो ऐसी बहुत सारी मैंने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी देखी हुई हैं जो कि कॉन्सोल पर चीज़ों को रखती हैं। तो डोंट बी दैट पर्सन। वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगती है जब आप कॉन्सोल पर चीज़ें रखते हैं। सो या आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, और आप लोग जो है ऐपराइट का इस्तेमाल करके एक ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाते हैं ये समझ पाए। और हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया अपना टाइम बचाने के लिए। शायद मैंने अगर ये कोड फ्रॉम स्क्रैच लिखा होता तो पता नहीं कितना टाइम मुझे लग जाता। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आप क्या सोचते हैं इस ब्लॉग के बारे में, और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं? डिस्कशन में मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं भी सुनना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू
नेक्स्ट टाइम।